Hello students, so today we are going to start a second lecture of inequality, right? And I hope आपने जो first lecture है वो complete कर लिया होगा. And if you have any doubts, then please ask me in comment section. Okay? तो start करते हैं आज का lecture, ठीक है? तो देखिए आज का जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डोमेन. डोमेन किसे कहते हैं? तो पहले तो आप डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो. Domain of an expression is set of all values of variable for which the given expression is defined. तो डोमेन किसे कहते हैं? किसी भी एक्सप्रेशन की जो डोमेन होती है वो वेरिएबल्स की सारी वैल्यूज का सेट होता है, जिसके लिए आपका जो गिवन एक्सप्रेशन होगा या गिवन फंक्शन होगा वो क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए. ठीक है. वैसे तो डोमेन आप डिटेल में पढ़ोगे कहाँ पे? फंक्शन चैप्टर में. बट यहाँ पे इनइक्वलिटी टॉपिक में थोड़ा सा यूज है डोमेन का, इसलिए हमें यहाँ पे अभी पढ़ना पड़ेगा. ठीक है. तो अगेन डोमेन क्या होता है? डोमेन उन सारी वैल्यूज का सेट होता है, ठीक है ना. वेरिएबल्स की सारी वैल्यूज का सेट होता है जिसके लिए आपका गिवन एक्सप्रेशन क्या हो बच्चा? डिफाइन हो. ठीक है. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, देखो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. मैंने एक एग्जांपल लिया 1/x-2. ठीक है. मैंने एक एग्जांपल क्या लिया? 1/x-2. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस एक्सप्रेशन की डोमेन बताओ, तो चलिए डोमेन वर्ड को अलग रख देते हैं. मैं आपसे सीधी सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन जो है वो x की किस किस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, मतलब x की क्या क्या वैल्यू हम इस एक्सप्रेशन में रख सकते हैं ताकि ये डिफाइन हो. तो हमने देखा यहाँ पे कि यार कोई भी फंक्शन डिफाइन या अनडिफाइन कैसे पता चलता है. तो हमें पता है कि अगर किसी एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है, अगर किसी एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ये एक्सप्रेशन कैसा हो गया बच्चों? अनडिफाइन हो गया. क्लियर है? ये तो पता ही होगा आप सभी को. ठीक है. तो एक्सप्रेशन अगर ऐसे दिया हो, a/b टाइप का एक्सप्रेशन दिया हो, और अगर उसको अनडिफाइन होना है तो उसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो होना चाहिए. तो अब मैंने तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि ये एक्सप्रेशन डिफाइन कब होगा? तो डिफाइन कब होगा? ये हमेशा डिफाइन होगा सिर्फ उन वैल्यूज को छोड़ के जिन वैल्यूज पे इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए? जीरो हो जाए. तो हमने कहा अच्छा डिनोमिनेटर जीरो कब होगा? तो डिनोमिनेटर आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा. अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं, अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूंगा तो 2 माइनस 2 बेटा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा. 1/0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइन हो जाएगा. तो मुझे एक बात पता चली यहाँ से इस एग्जाम्पल के थ्रू कि अगर मैंने इस एक्सप्रेशन में x की वैल्यू 2 रखी तो ये अनडिफाइन होगा, और अगर x की वैल्यू 2 के अलावा कोई और वैल्यू रखी तो ये कभी भी अनडिफाइन नहीं होगा, हमेशा डिफाइन रहेगा. तो मैं बोल सकता हूँ कि इस एक्सप्रेशन की जो डोमेन है, मैं बोल सकता हूँ इस एक्सप्रेशन की जो डोमेन होगी, अगर मैं इस एक्सप्रेशन की डोमेन लिखूँ बच्चों तो वो हो जाएगी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट जीरो. क्या ये बात समझ में आ रही है? सॉरी जीरो नहीं, 2, क्योंकि 2 रखने पे डिनोमिनेटर जीरो होगा. क्या बात समझ में आ रही है? आई होप ये बात क्लियर होगी. ठीक है. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे फंक्शन चैप्टर में. बट अभी के लिए आपको बात ध्यान रखनी है कि अगर a/b टाइप का कोई भी आपको एक्सप्रेशन दिया जाए तो ये अनडिफाइन कब होगा? अगर इसको अनडिफाइन होना है, अगर इसको क्या होना है, अगर a/b टाइप के एक्सप्रेशन को अनडिफाइन होना है तो फिर इसका जो डिनोमिनेटर है वो जीरो होना चाहिए. और अगर इस टाइप के एक्सप्रेशन की वैल्यू को, अगर इस टाइप के एक्सप्रेशन की वैल्यू को जीरो होना है, मतलब a/b टाइप का कोई एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू जीरो आनी चाहिए, तो वो जीरो कब आएगी? वो जीरो तब आएगी जब उसका न्यूमरेटर जीरो होगा. क्या ये बात समझ में आ रही है? a/b टाइप का एक्सप्रेशन अनडिफाइन कब होगा? जब उसका डिनोमिनेटर जीरो होगा. a/b टाइप का एक्सप्रेशन जीरो कब होगा? जब उसका न्यूमरेटर जीरो होगा. क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? आई होप क्लियर होगी बात. ठीक है. तो ये 1/x-2 जो एक्सप्रेशन था ये आपका a/b टाइप का एक्सप्रेशन था. तो ये अनडिफाइंड कब होगा बेटा? सिर्फ एक पॉइंट पे जब उसका डिनोमिनेटर जीरो होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 2 रखेंगे. ठीक है. तो इसकी डोमेन हो गई ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 2. क्या ये बात समझ में आ रही है? अच्छा और देखो एग्जांपल, मानो एग्जांपल लिया मैंने 1/x² - 1. मैंने बोला इसकी डोमेन बताओ. तो हमने कहा इसकी डोमेन बताने के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट कि भाई ये a/b टाइप का है तो बस इसका डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए. तो अगर मैं इसके फैक्टर करूँ, x² - 1 के फैक्टर करूँ तो हो जाएंगे x-1, ठीक है, और x+1. ठीक है. इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों? x-1 और x+1. तो ये आपका जो अनडिफाइंड होगा वो कब होगा? जब डिनोमिनेटर जीरो होगा. डिनोमिनेटर कब जीरो होगा? जब आप x की वैल्यू या तो 1 रखोगे या -1 रखोगे.
तो वन और माइनस वन रखने पे इस एक्सप्रेशन को प्रॉब्लम है, बाकी इसको कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी बच्चों, इसकी डोमेन आ जाएगी ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट वन और माइनस वन को छोड़ के इसको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? और देखो एक और एग्जांपल, मान लो मैंने ऐसे लिया 1/x² प्लस 2, मैंने एक ये एक्सप्रेशन लिया 1/x² प्लस 2। मैंने कहा अच्छा बताओ इसकी डोमेन क्या होगी, तो फिर मैंने इसको अच्छे से एनालाइज किया कि यार a/b टाइप का है, a/b टाइप का है, अगर इसकी डोमेन निकालनी है तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर जीरो होगा तभी प्रॉब्लम होगी। a/b टाइप की प्रॉब्लम कब होगी, जब उसका डिनोमिनेटर जीरो हो। तो फिर हमने देखा क्या x² प्लस 2 कभी जीरो हो सकता है, तो हमने कहा यार x² तो एक पॉजिटिव नंबर है क्योंकि स्क्वायर है, और उसमें हम एक पॉजिटिव नंबर 2 ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस केस में इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो हो ही नहीं सकता। क्या बात समझ में आ रही है? x² प्लस 2 कैन नेवर बी ए नेगेटिव नंबर और अ जीरो, ठीक है ना, तो ये कभी नेगेटिव होगा ना ये कभी जीरो होगा। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम इसकी डोमेन क्या बोलेंगे कि भाई जब इसका डिनोमिनेटर कभी जीरो ही नहीं होगा तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी आपकी, इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल, ठीक है। यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू रखो ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है? डोमेन का मतलब समझ में आ रहा है? तो किसी भी एक्सप्रेशन की अगर आपको डोमेन निकालनी है तो आपको बेसिकली x की वो सारी वैल्यूज का कलेक्शन बताना है जिसके लिए आपका गिवन एक्सप्रेशन क्या हो, डिफाइन हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो हमने देखा पहले वाले एग्जांपल में 2 पे प्रॉब्लम थी, तो 2 को मैंने ऑल रियल वैल्यूज में से हटा दिया। दूसरे वाले एग्जांपल में 1 और -1 पे प्रॉब्लम थी, उसको मैंने ऑल रियल वैल्यूज में से हटा दिया। तीसरे वाले एग्जांपल में मैंने देखा कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डोमेन ऑल रियल हो गई। तो ये तो a/b टाइप का केस हो गया। और मैं एक टाइप का आपको केस बता देता हूँ जो मतलब इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में यूज होने वाला है, जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। मान लो ऐसे लिखा है √x-5 लिखा है, तो मुझसे बोला गया इसकी डोमेन बताओ। तो आपको पता होगा बच्चा कि रूट के अंदर कोई भी वैल्यू जो होती है वो डिफाइन कब होती है, जब वो नॉन नेगेटिव हो। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है या तो जीरो हो या पॉजिटिव हो। मतलब अगर ऐसे लिखा है रूट के अंदर ए स्टैंड्स फॉर एनीथिंग, रूट के अंदर कुछ भी लिखा है, तो ये जो रूट है वो डिफाइन कब होगा, ये रूट तब डिफाइन होगा जब a जो है वो आपका नॉन नेगेटिव हो, यानी a ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो हो। तो अगर मैं बोलूँ इसकी डोमेन क्या होगी बच्चों, इसकी डोमेन क्या होगी, तो जो भी रूट के अंदर लिखा है वो ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर एंड इक्वल टू 5। तो हमें पता चला कि अगर x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी लेंगे तो फिर इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम बोल सकते हैं कि इसकी डोमेन क्या हो गई, इसकी डोमेन हो गई बच्चा, इसकी डोमेन हो गई 5 से इंफिनिटी, 5 के आगे आगे कुछ भी ले सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर a/b टाइप का कोई एक्सप्रेशन है तो वो अनडिफाइंड कब होता है, जब उसका डिनोमिनेटर जीरो हो। अगर रूट दिया हो आपको, ठीक है, रूट दिया हो तो रूट की कंडीशन क्या होती है, रूट के अंदर जो भी लिखा है वो कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि या तो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्या बात समझ में आ रही है? क्योंकि अगर नेगेटिव हो जाएगा तो फिर वो रियल नहीं बचेगा, वो इमेजिनरी नंबर्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। अच्छा ये कैसा रूट था, ये आपका इवन रूट था, मतलब वैसे तो ये स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ कोई भी इवन रूट हो, मैंने इवन नंबर के लिए आपको बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में, इवन नंबर के लिए बताया था बेसिक मैथमेटिक्स में कि क्या यूज करते हैं, 2n यूज करते हैं। ऑड नंबर के लिए, ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2n-1 या 2n+1 यूज करते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो अगर कोई भी इवन रूट हो, ये सिर्फ स्क्वायर रूट के लिए वैलिड नहीं है, कोई भी इवन रूट हो और उसके अंदर जो भी लिखा है वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। एक ऐसा होना चाहिए नॉन नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन अगर ऑड रूट है, ऐसे लिखा है 2n+1, ठीक है, और इसके अंदर कुछ भी लिखा हो, ऑड रूट के अंदर कुछ भी लिखा हो, तो इसकी जो डोमेन होती है बच्चों, ऑड रूट की जो डोमेन होती है वो होती है ऑल रियल। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, पॉजिटिव नंबर भी, नेगेटिव नंबर भी, कैसा भी नंबर भी लिख सकते हो। कैसे? ऑड रूट के अंदर। ऑड रूट का मतलब क्यूब रूट हो सकता है, फिफ्थ रूट हो सकता है, सेवेंथ रूट हो सकता है। तो अगर कोई भी ऑड रूट होगा तो उसके अंदर सब कुछ डिफाइन है, पॉजिटिव नंबर भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, तो उसकी डोमेन ऑल रियल होती है। लेकिन अगर इवन रूट है तो उसके अंदर सिर्फ या तो पॉजिटिव नंबर आएगा या जीरो आएगा, तो यानी उसकी डोमेन के लिए ए को क्या होना पड़ेगा, ए ग्रेटर एंड इक्वल टू जीरो, यानी नॉन नेगेटिव होना
क्या ये बात समझ में आ रही है? आई होप ये बात सबको क्लियर होगी। ठीक है, तो अगर ऑड रूट है, जैसे मान लो मैंने लिखा था ये स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 5 है ना। मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लेता, कहाँ पे लूँ कहाँ पे लूँ, यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे स्पेस है मेरे पास। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ अंडर रूट में एक्स प्लस, सॉरी वही एग्जांपल लेता हूँ मैं, वही एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने स्क्वायर रूट के लिए लिया था। मैंने लिया x माइनस 5 का क्यूब रूट। अगर मैं क्यूब रूट बोलता हूँ, फिर मैं बोलूँ कि बच्चों इसकी डोमेन क्या होगी, फिर मैं बोलूँ अगर इसकी डोमेन क्या होगी, तो बेटा इसकी डोमेन हो जाएगी ऑल रियल। क्या ये बात समझ में आ रही है? इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? ऑल रियल। तो आई थिंक डोमेन का कॉन्सेप्ट अभी के लिए आपको क्लियर होगा, बाकी तो डिटेल में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे बाद में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा रूट। रूट क्या होता है? तो रूट देखो बहुत आसान है। The root of an expression is the value of variable for which the given expression becomes zero। मतलब अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दिया गया है और आपसे बोला गया इस एक्सप्रेशन का रूट बताओ, तो हम रूट का मतलब होता है वेरिएबल की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर हम एक्सप्रेशन में पुट करें तो पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ जाए? जीरो आ जाए। क्या ये बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हमने लिया बच्चों x माइनस 5। एक्स माइनस 5 एक एक्सप्रेशन है, मुझसे बोला गया इस एक्सप्रेशन का रूट बताओ। तो हमने क्या क्या बोला है कि भाई x की वो वैल्यू बताओ जिसको इसमें रखने पे एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो बन जाए। तो यहाँ क्लियरली दिख रहा है भाई x की वैल्यू 5 रखने पे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो इसका रूट क्या हो गया बच्चों? इसका रूट हो गया आपका, इसका रूट हो गया x इज इक्वल टू 5। क्या ये बात समझ में आ रही है? और देखो एग्जांपल, मैंने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 ये एक एक्सप्रेशन है, 2 डिग्री एक्सप्रेशन है। मैंने कहा इसके रूट्स बताओ। तो रूट कैसे निकालते हैं? वो x की वैल्यू जिसको अगर मैं इस एक्सप्रेशन में रखूँ तो एक्सप्रेशन की वैल्यू जीरो हो जाए। तो रूट निकालने का देखो प्रोसेस क्या होता है। रूट निकालने का प्रोसेस होता है, जो भी आपको एक्सप्रेशन दिया है, जिसके भी आपको रूट निकालने हैं, आप उस एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल कर दो। इसको जीरो के इक्वल किया तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, कितना आएगा बच्चों? प्लस माइनस 3। तो रूट क्या हो गया आपके इस वाले केस में हो गए रूट 3 और माइनस 3। आप रख के देखो, 3 रखोगे तब भी एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, माइनस 3 रखोगे तब भी एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई होप क्लियर होगी आप मेरी बातें आपको। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो मैंने लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक ये मैंने एक्सप्रेशन लिया है, ये भी 2 डिग्री एक्सप्रेशन है। मैंने बोला इसके रूट बताओ। तो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया कि रूट कैसे निकालते हैं। जो भी एक्सप्रेशन आपको दिया है उसको जीरो के इक्वल करो, ठीक है, और वहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। तो अब आपको x की वैल्यू बतानी है जिसका स्क्वायर माइनस 1 हो। तो यार ये तो सबको पता है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर माइनस 1 नहीं होता है। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, दोनों बातों में फ़र्क है। अगर आपसे कोई ये बोले कि क्या किसी नंबर का स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है, तो आपका आंसर होगा येस। बट अगर आपसे कोई ये बोले कि क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है, तो आपका आंसर होगा नो। ठीक है, तो रियल नंबर का स्क्वायर कभी माइनस 1 नहीं होता है। हाँ, इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है। बट यहाँ पे जो हम लोग सॉल्यूशन की बात करते हैं, हम लोग हमेशा रियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो अगर रियल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमें यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर माइनस 1 नहीं हो सकता। तो इस वाले केस में, इस वाले एक्सप्रेशन में मैं बोलूँगा नो रूट, नो रूट। क्या बात समझ में आ रही है? इस एक्सप्रेशन का कोई भी रूट नहीं होगा। क्लियर है बात ये सबको? चलिए एक और एग्जांपल लास्ट ले लेते हैं। x प्लस 2 ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है, आपसे बोला गया इसका रूट बताओ। तो यार अगेन वही है ना, जो भी आपसे बोला जाए उसको जीरो के इक्वल कर दो। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? माइनस 2। तो इसका रूट क्या हो गया? इसका रूट हो गया x इज इक्वल टू माइनस 2। मतलब अगर आपको देख के डायरेक्टली नहीं बता पा रहे हो तो आपको क्या करना है बच्चों? उसी एक्सप्रेशन को जिसका आपको रूट पूछा गया है, उसी एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल करो, वहां से x की वैल्यू निकाल के बता दो कि भाई x इज इक्वल टू फलाना जो है वो इस एक्सप्रेशन का रूट हो जाएगा। क्लियर होगी बात? यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा। अच्छा, अभी मैंने स्टार्टिंग की थी, मैंने आपको डोमेन के बारे में बताया, मैंने आपको रूट के बारे में बताया। ये छोटी छोटी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैं यही चीज़ें अप्लाई करूँगा इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो मैं ये चाहता हूँ
कि आपको ऐसा ना हो कि आपको कोई भी एक छोटी सी बात भी ऐसी ना हो जो आपको ना पता हो पहले से, इसलिए मैं सारी चीज़ें स्टार्टिंग में बता रहा हूँ। अदरवाइज मैं भी आपको सीधे सॉल्व करवा सकता था, बट वहाँ पे उतनी क्लियरिटी नहीं होती है, बच्चों को छोटे छोटे टर्म्स के बारे में पता नहीं होता है। तो इसलिए मैं जितना भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में जो जो चीज़ें यूज़ हो रही है वो मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ कि भाई अच्छा ये होता है, ये वो होता है, ताकि अगर किसी को कुछ भी ना पता हो ना, वो भी देखेगा, उसको भी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मतलब अगर एकदम जीरो लेवल से आप स्टार्ट करोगे, आपको कुछ भी नहीं पता है, तब भी आपको एक एक बात क्लियर होगी कि क्या इनइक्वालिटी होता है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंटरवल्स। ठीक है, इंटरवल्स किसे कहते हैं? तो देखो डेफिनेशन पहले पढ़ लो। एनी सेगमेंट ऑफ रियल नंबर लाइन और रियल लाइन इटसेल्फ इज नोन एज इंटरवल। मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो रियल नंबर लाइन होती है उसका कोई भी सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, रियल नंबर लाइन का कोई भी पार्ट ले लो, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा, ठीक है ना, उसको हम लोग इंटरवल बोलेंगे। इसीलिए देखो इन्होंने यहाँ लिखा भी है, और रियल लाइन इटसेल्फ, अगर आप पूरी रियल लाइन ही ले लो, पूरी रियल नंबर लाइन ले लो, उसको भी आप एक इंटरवल बोलोगे, जो कि कहाँ से कहाँ तक होता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अगर मान लो हम इसको थोड़ा सा और अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये जैसे आपकी रियल नंबर लाइन है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, बहुत दिक्कत होती है। ये मान लो एक रियल नंबर लाइन है, फिर से सही नहीं बनी, ठीक है, बस थोड़ा तो सही से अगर बन जाए तो ठीक रहे। चलो ठीक है यार, समझ लो, है ना, अब वो लाइन तो मेरे से नहीं बनने वाली। ये रियल नंबर लाइन है, ये जीरो है, यहाँ वन होगा, यहाँ टू होगा, यहाँ थ्री होगा, ऐसे नंबर जाएंगे कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। बात समझ में आ रही है? फिर इधर पे नेगेटिव नंबर होंगे, माइनस वन, इधर माइनस टू होगा, ठीक है, इधर आपका माइनस थ्री होगा, इधर नंबर किधर जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी, ये तो सबको पता होगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि इस रियल नंबर लाइन का कोई भी सेगमेंट ले लो, सेगमेंट का मतलब होता है कितना भी छोटा पार्ट ले लो, कितना भी बड़ा पार्ट ले लो, वो एक इंटरवल हो जाएगा। मैंने बोला माइनस वन से टू तक, तो ये एक इंटरवल हो गया। माइनस वन से टू तक क्या हो गया बच्चों, एक इंटरवल हो गया, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि जीरो से लेके थ्री तक, तो ये एक इंटरवल हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने बोला माइनस टू से लेके वन तक, तो ये एक इंटरवल हो गया। ये सारे क्या है, इंटरवल्स है। मैंने अगर बोला कि टू से लेके 2.5 तक, ये 2.5 है, तो ये भी एक इंटरवल हो गया। आप कितना भी छोटा इंटरवल ले सकते हो, कितना भी बड़ा ले सकते हो, इसीलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि रियल लाइन इटसेल्फ इज नोन एज इंटरवल। अगर हम पूरी रियल नंबर लाइन को भी कंसीडर कर लेना, तो वो भी एक इंटरवल की तरह यहाँ पे हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। पूरी रियल नंबर लाइन कहाँ से कहाँ हो जाएगी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आई होप इतनी बात क्लियर होगी कि इंटरवल का मतलब क्या होता है। और किसी भी इंटरवल में, चाहे वो कितना ही छोटा नंबर क्यों ना हो, मतलब कितना ही छोटा इंटरवल क्यों ना हो, उस इंटरवल के अंदर जो वैल्यूज होंगी, जो नंबर्स होंगे, वो इनफाइनाइट होंगे। अगर मैं बोलूँ कि एक इंटरवल है, अगर मैं इंटरवल ले लूँ, जैसे यही सबसे छोटा, तो अभी यही आपको दिख रहा होगा, 2 से लेके 2.5 तक। अगर मैं बोलूँ 2 से लेके 2.5 के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे, तो इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। ये आपको 9th-10th में बताया जाता है। मैंने ये बात बेसिक मैथमेटिक्स में भी बता रखी है कि कोई भी दो नंबर के बीच में, चाहे वो कितने ही छोटे क्यों ना हो, उनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल और इररेशनल नंबर प्रेजेंट होते हैं। तो रैशनल और इररेशनल को मिला के ही रियल नंबर बोलते हैं। तो कितना भी छोटा इंटरवल ले लो, उसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आपको मिल जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है? तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इंटरवल्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं और उनको किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, अब बात आती है, ये तो आपको पता चल गया कि भाई इंटरवल किसे बोलते हैं, ना, इंटरवल किसे बोलते हैं, ये तो आपको पता चल गया। अब टाइप ऑफ इंटरवल के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, एक मिनट, हाँ, टाइप ऑफ इंटरवल के बारे में बात करेंगे। देखो भाई, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू या नोट करके स्टार बना के जो भी आपको करना है करना। मैंने एक इंटरवल लिखा, एक इंटरवल को ए बोला मैंने, ए इंटरवल है, सेट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। सेट के लेक्चर आई होप आप देख चुके होंगे, ठीक है ना। तो ये जो अभी मैं रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ इंटरवल का, वो सेट के फॉर्म में लिख रहा हूँ। और सेट में भी कौन सा फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। कैसे कर रहा हूँ देखो, कर्ली ब्रैकेट के अंदर x सच डेट, ये जो पहले x लिखा होता है इस कोलन से पहले, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट्स ऑफ द सेट।
अब कोलन के बाद जो लिखते हैं वो हम लोग प्रॉपर्टी लिखते हैं कि ये जो एलिमेंट है इस सेट के वो कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि जो x है वो a से b के बीच में है। x किसके बीच में है? a से b के बीच में। और यहाँ पे जो x है वो आपका क्या है बच्चों? रियल नंबर है। मैं टाइप ऑफ इंटरवल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर x a से b के बीच में है और x रियल है, तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखाऊँ आपको, अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करके दिखाऊँ, शायद मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं बनेगी बट फिर भी ठीक है। तो x a और b के बीच में बच्चों मान लो ये a है और ये b है, ठीक है। देखो इसका मतलब क्या है, इन साइन का मतलब ऑलरेडी आपको पता है, x की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए और x की वैल्यू b से छोटी होनी चाहिए। तो a से बड़ी होनी चाहिए और b से छोटी होनी चाहिए, यानी कि a और b के बीच में। इस तरीके से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्या बात समझ आ रही है? ये a और b पे ओपन सर्कल बनाए हैं, a और b पे ओपन सर्कल बनाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों कि a और b के बीच की सारी वैल्यूज इसमें अवेलेबल है, ठीक है ना। ऑल रियल वैल्यूज बिटवीन a एंड b आर देयर, ठीक है। ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज आपको मिल जाएंगी, बस ए और बी नहीं मिलेंगे इस इंटरवल में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है। इन्होंने बोला कि x की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए, a नहीं होना चाहिए। इन्होंने बोला x की वैल्यू b से छोटी होनी चाहिए, b नहीं होना चाहिए। तो जब जिस वैल्यू को एक्सक्लूड किया जाता है तो रियल नंबर लाइन पे या इंटरवल के फॉर्म में जब इसको एक्सक्लूड करते हैं तो उस पर ओपन सर्कल बना देते हैं, और जब इंक्लूड करना होगा तो डार्क सर्कल बना देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं ऐसे, ये है ओपन इंटरवल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें जो कॉर्नर वाले पॉइंट्स है ए और बी वो इंक्लूडेड नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? इन्होंने बोला एक्स की वैल्यू ए से बड़ी होनी चाहिए और बी से छोटी होनी चाहिए। तो देखो ए से बड़ा बी से छोटा, ये आ गया ए से लेके बी तक। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब इसको इंटरवल के फॉर्म में कैसे, ये तो भी रियल नंबर लाइन पे प्लॉट किया है, इंटरवल के फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये लिखा है। ये ऐसे ब्रैकेट बनाते हैं, इस ब्रैकेट को बोलते हैं ओपन इंटरवल। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों इनफाइनाइट इनफाइनाइट रियल नंबर्स इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन, ये बिटवीन मैं ऐसे लिख देता हूँ b/w करके, इनफाइनाइट रियल नंबर्स बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में कितने नंबर्स है बच्चों? इनफाइनाइट रियल नंबर्स। क्या बात समझ में आ रही है? बट हियर a एंड b इज नॉट इंक्लूडेड, या आप ऐसे बोल सकते हो a एंड b इज एक्सक्लूडेड। ओपन इंटरवल में ये a और b को इंक्लूड नहीं किया जाता है, उनके बीच की जो इनफाइनाइट रियल वैल्यूज होंगी उनको ही कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है बात? अच्छा, तो ऐसे अगर ऐसे ब्रैकेट लगा इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं। इसका मतलब होता है ए और बी के बीच की सारी इनफाइनाइट रियल वैल्यूज होंगी एक्सेप्ट ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, कहीं कहीं पे आप ऐसे देखने को मिलेगा, ऐसे कर्ली ब्रैकेट में अगर ए और बी लिखा है, अगर कर्ली ब्रैकेट में ऐसे लिखा है, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में क्या फर्क है बेटा? ये दोनों ही इंटरवल है। इसको हम लोग बोलते हैं, अगर ऐसा ब्रैकेट लिखा है इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस इंटरवल। कॉन्टिन्यूस इंटरवल का मतलब होता है ए से बी के बीच की सारी वैल्यूज इसमें आ जाएंगी। और इसको बोलते हैं हम लोग, इनको बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज। इनको बोलते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज। मतलब अगर ऐसे कर्ली ब्रैकेट में हमने लिखा है तो इसमें सिर्फ ए और बी ही है। ए और बी लिखा है ना, तो इसमें ए से बी के बीच की सारी वैल्यू नहीं है, इसमें सिर्फ ए है और बी है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हम इसको बोलते हैं, इसको हम लोग ऐसे बोल देते हैं एलिमेंट्स, इसको बोल देते हैं एलिमेंट्स ए एंड बी ओनली टू नंबर्स। क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है बच्चों? क्या दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? अगर ऐसे ब्रैकेट लगा इसको कॉन्टिन्यूस इंटरवल बोलते हैं, इसमें ए और बी के बीच की सारी रियल वैल्यूज आ जाती है, इनफाइनाइट रियल वैल्यूज एक्सेप्ट ए एंड बी। और अगर ऐसे कर्ली ब्रैकेट में दो नंबर लिखे ए और बी, इसका मतलब है कि इस ब्रैकेट में सिर्फ दो ही वैल्यूज हैं, दैट इज ए एंड बी। आई होप ये बात क्लियर होगी सबको। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग, ये तो हो गया हमारा ओपन इंटरवल, ठीक है। नेक्स्ट इंटरवल की बात करते हैं। नेक्स्ट इंटरवल है हमारा, अगेन मैंने डायग्राम बना देता हूँ मैं, तो चलो सेट के फॉर्म में पहले लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा x सच दैट x की वैल्यू जो है वो a से b के बीच में है, बट यहाँ पे मैंने ग्रेटर और इक्वल टू यूज किया है, ठीक है। और x बिलोंग्स टू आपका रियल, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है? ग्रेटर और इक्वल टू, ये वाला, ठीक है। इक्वलिटी भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दी है। तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ, देखो
ये आपका a हो गया बच्चों, ये हो गया b। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू a से तो बड़ी है बट b से छोटी है, बट अब x की वैल्यू a या a से बड़ी है, x की वैल्यू b या b से छोटी है, तो अब यहाँ पे ओपन सर्किल ना आके कैसा आ जाएगा बच्चों, फिल्ड सर्किल आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, फिल्ड सर्किल, ये क्लोज्ड ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फील्ड सर्किल का मतलब समझ लेना, या फील्ड सर्किल बोल लो या डार्क सर्कल बोल लो, इनका मतलब ये होता है कि ये वैल्यू भी इंटरवल्स में इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, क्लोज ब्रैकेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोज ब्रैकेट, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। क्या बात समझ में आ रही है, क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट ना लिख के क्लोज इंटरवल लिख देते हैं, क्योंकि अभी इंटरवल की बात चल रही है। इस ऐसे इंटरवल को क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल। क्या बात समझ में आ रही है, इसको क्या बोलेंगे, क्लोज्ड इंटरवल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रियल वैल्यूज, इनफाइनाइट रियल वैल्यूज, इनफाइनाइट रियल वैल्यूज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी के बीच की सारी इनफाइनाइट रियल वैल्यूज इसमें इंक्लूडेड है, इन ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज इंक्लूडेड है, और ए और बी भी इंक्लूडेड है। ओपन और क्लोज्ड में क्या डिफरेंस है, ओपन में ए और बी को इंक्लूड नहीं किया जाता है, क्लोज्ड में ए और बी को इंक्लूड किया जाता है। क्या क्लियर है बात इतनी, ठीक है, आई होप क्लियर होगा सबको। चलिए उसके बाद नेक्स्ट, ओपन हो गया, क्लोज्ड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है आपका इस तरीके से, एक्स सच दैट x ग्रेटर एंड इक्वल टू a और लेस देन b, और x आपका रियल है, ठीक है। इसको देखो प्लॉट करते हैं, इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो ये आ जाएगा, ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया। अब देखो बच्चों, a पे तो इक्वल टू का साइन है, यानी x की वैल्यू a तो हो सकती है, तो a पे फील्ड सर्किल आएगा, बट b पे देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, तो b पे कैसा आएगा बच्चों, b पे ओपन सर्कल आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। और इसको अगर मैं इंटरवल ब्रैकेट के फॉर्म में लिखूं तो देखो पहले क्लोज्ड है, पहले क्लोज्ड है तो क्लोज ब्रैकेट आ गया, ए पे क्लोज्ड है और बी पे ओपन है तो बी पे ये आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं, पहले क्लोज्ड है तो पहले क्लोज्ड के हिसाब से इसका नाम होता है सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। क्या बात समझ में आ रही है, इसको क्या बोलेंगे, सेमी क्लोज्ड इंटरवल। इसमें भी क्या होगा, अगर मैं इसको एक्सप्रेस करके आपको बताऊं तो ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज होगी, ए और बी के बीच की सारी रियल वैल्यूज होगी, और इसमें ए जो है वो इंक्लूडेड होगा, बट जो बी है वो एक्सक्लूडेड होगा, क्योंकि बी पे ओपन और ए पे क्लोज्ड। क्लियर है, आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए एक और लास्ट देख लेते हैं, मतलब इसके केस में एक और लास्ट देख लेते हैं। ऐसे लिखा है ए इज इक्वल टू एक्स सच डेट ए एक्स, इस तरीके से, सही है। अभी देखो इसमें क्या है बच्चों, इसमें a पे जो है वो इक्वलिटी नहीं है, b पे इक्वलिटी है, ठीक है। तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो यहाँ पे भी बना देता हूँ इसका डायग्राम, ये a है बच्चों और ये b है, सही है। अब की बार इन्होंने बोला कि x की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए, बट a इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन आ गया, और b से छोटी होनी चाहिए और b इंक्लूडेड है तो b पे क्या आ जाएगा बेटा, क्लोज्ड आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। अब अगर मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखूं तो देखो ए पे तो ओपन है, ए पे ओपन लगा दिया, बी पे क्लोज्ड है, बी पे क्लोज लगा दिया, और इसको क्योंकि पहले ओपन लगाया तो उसके हिसाब से इसका नाम हो जाएगा सेमी ओपन इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। क्या ये बात समझ में आ रही है, आई होप आपको इंटरवल्स की नॉलेज हो गई होगी बेसिक। चार टाइप के इंटरवल मैंने आपको बताया। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में क्या होता है कि ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज होती है, बट ए और बी इंक्लूड नहीं किए जाते हैं। दूसरा था क्लोज्ड इंटरवल, उसका ब्रैकेट आपके सामने स्क्रीन पे है, ये वाला केस, तो ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज होंगी और ए और बी को भी इंक्लूड किया जाएगा। तीसरा था ए से बी सेमी क्लोज्ड, सेमी क्लोज्ड में ए और बी के बीच की सारी वैल्यूज होंगी, ए इंक्लूडेड है बी एक्सक्लूडेड है, और सेमी ओपन में ए एक्सक्लूडेड है बी इंक्लूडेड है। क्लियर है बच्चों इतनी बात, ठीक है। आई होप इंटरवल्स का आपको पूरा नॉलेज हो गया होगा, ठीक है। चलिए और एक दो देखो जो जनरली यूज में आते हैं उनको भी देख लो आप। मान लो कि मान लो मैंने एक इंटरवल और लिखा इस तरीके से, x such that x is greater than a, ठीक है ना, where x belongs to real। अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो देखो कैसे करेंगे रियल नंबर लाइन पे,
तो यहाँ पे सिर्फ एक नंबर है ए। इन्होंने बोला है कि x की वैल्यू a से बड़ी होनी चाहिए, तो a से बड़ी और इक्वल टू का साइन लगा नहीं है तो ओपन सर्कल आएगा, इस तरीके से याद आएगा। ये ओपन सर्कल है और a से आगे आगे। अगर मैं इसको इंटरवल के फॉर्म में लिखूं बच्चों तो कैसे लिखूंगा, x बिलोंग्स टू a पे ओपन इंटरवल आएगा क्योंकि ओपन सर्कल है, और कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, a टू इन्फिनिटी। क्या बात समझ में आ रही है। और देख लो बच्चों, एक मान लो ऐसे लिखा है a इज इक्वल टू x सच डेट x लेस देन a, x बिलोंग्स टू रियल। सही है, इस तरीके से लिखा है। तो देखो यार, अभी इसको अगर मैं रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करूं तो एक ही नंबर a है, इन्होंने बोला है x की वैल्यू a से छोटी होनी चाहिए, बट इक्वल टू का साइन नहीं है तो a को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, ओपन सर्कल आएगा और a से छोटी वैल्यू, a से पहले पहले। इसको अगर इंटरवल के फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये किधर से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से, कहाँ तक जा रहा है, a तक, तो माइनस इन्फिनिटी से a तक। सही है। और देख लो, मतलब ऐसा भी हो सकता है x सच डेट x ग्रेटर एंड इक्वल टू a, और x क्या है आपके बच्चों, रियल है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको प्लॉट करके दिखाऊं तो अगेन देखो एक ही नंबर है, बट इस बार इस पे इक्वल टू का साइन आ गया, तो यानी कि x a से तो बड़ा होना चाहिए बट a भी हो सकता है, तो यहाँ पे आप फील्ड सर्किल आ जाएगा, फील्ड सर्किल आ गया, इसके आगे आ गया। सही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू a से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। क्लियर है बात। उसके बाद लास्ट पे आते हैं, a इज इक्वल टू x सच डेट x लेस एंड इक्वल टू a, और x जो है वो आपका रियल है। सही है। तो अगर इसको मैं प्लॉट करूं बच्चों तो देखो क्या होगा, ये है a, इन्होंने बोला x की वैल्यू a से छोटी होनी चाहिए, a भी हो सकती है, तो a या a से छोटी वैल्यू ये आ गया। ठीक है। तो अब ये कहाँ से आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से a तक। अब इसमें और ऊपर वाले में क्या डिफरेंस है, ऊपर जो था वो इक्वलिटी नहीं थी तो a को इंक्लूड नहीं किया था, तो ओपन सर्कल आया था, तो ओपन इंटरवल आया था। यहाँ पे a को इंक्लूड किया गया है, तो अब जब मैं ब्रैकेट बनाऊंगा तो आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से a और क्लोज ब्रैकेट। क्या क्लियर है बात। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल आता है, ये बात ध्यान रखनी है, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट ए नंबर। ठीक है। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है बिकॉज इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन आएगा, चाहे प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो। इन्फिनिटी जस्ट एज अ नोशन वर्क करता है, एक बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इन्फिनिटी बोल दिया, बाकी इन्फिनिटी ऐसा कुछ होता नहीं। क्लियर है। तो आई होप आपको इंटरवल्स की प्रॉपर नॉलेज हो गई होगी, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट हमारा यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स। अब यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब आपको पता होगा, सेट में पढ़ा होगा, बट वहां पे जो आप यूनियन और इंटरसेक्शन आपने लिया होगा वो दो सेट्स के बीच में लिया होगा। अभी जो आपको यूनियन और इंटरसेक्शन की बात चल रही है वो इंटरवल्स की बात चल रही है। तो देखो भाई, एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो एक इंटरवल है आपका ए, एक ए इंटरवल है जो कि आपको दिया गया है, जो कि आपको ए इंटरवल दिया गया है आपको 2 से लेके 5 तक। ठीक है, ये इंटरवल है 2 से लेके 5 तक। ठीक है। और जो आपका बी इंटरवल है वो दिया है आपका 1 से लेके 10 तक, इस तरीके से। ठीक है। ये आपका ओपन इंटरवल 2 to 5 है, और ये आपका सेमी ओपन 1 to 10। आपसे बोला गया कि ये दो इंटरवल है ए और बी, और आपसे बोला गया कि फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, आपसे क्या बोला गया, फाइंड ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी, ये आपसे पूछा गया। तो हमने कहा देखो ऐसा करो, दोनों को प्लॉट कर लो। सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों इंटरवल को प्लॉट करेंगे एक साथ। तो उनमें नंबर देख लो कौन कौन से, इसमें 2 और 5 यूज हो रहा है, इसमें 1 और 10। तो सबसे छोटा है 1 बच्चों, 1 आ गया, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, और उसके बाद आपका सबसे लास्ट में 10 आ जाएगा। सही है। अब पहले इंटरवल को प्लॉट करो। पहला इंटरवल है ओपन इंटरवल 2 से 5, तो 2 पे ओपन रहेगा और 5 पे भी ओपन रहेगा। सही है। उसके बाद बी जो है वो है 1 से लेके 10 तक, तो 1 पे देखो ओपन है और 10 पे क्लोज्ड है, तो 1 पे ओपन रहेगा और 10 पे क्या रहेगा बच्चों, 10 पे क्लोज्ड रहेगा।
सही है। अब तुमको लिखना है ए यूनियन बी, सबसे पहले लिखना है तुमको ए यूनियन बी। तो बच्चों ए यूनियन बी क्या होता है? ए यूनियन, यूनियन का मतलब समझो, सेट में पढ़ाया गया होगा कि दो सेट हैं आपके पास ए और बी, और आपसे बोला गया इन दोनों का यूनियन ले लो। तो यूनियन में क्या होता है? सेट ए के भी एलिमेंट्स आ जाते हैं, सेट बी के भी एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो अभी यहाँ पे इंटरवल्स का यूनियन लेना है, तो आपको ए यूनियन बी में सेट मतलब ए वाला इंटरवल भी, जो ए इंटरवल में जो नंबर्स आ रहे हैं उनको भी इंक्लूड करना है, और जो बी इंटरवल में नंबर्स आ रहे हैं उनको भी इंक्लूड करना है। तो अब अगर आप ध्यान से देखो, जो ए वाला इंटरवल है ना 2 to 5, वो ऑलरेडी आप देखो बी वाले इंटरवल में ऑलरेडी आ गया है। ये देखो 2 से 5 जो है वो बी वाले में भी अवेलेबल है। तो अगर मैं दोनों का यूनियन लूँ तो यूनियन क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक, क्योंकि 1 से लेकर 10 में 2 से 5 जो है वो ऑलरेडी आ चुका है। तो ए यूनियन बी का आंसर बच्चों मेरा क्या हो जाएगा? 1 से लेके 10। ए यूनियन बी का आंसर क्या हो जाएगा? 1 से लेके 10 तक। क्या क्लियर है बात? अब हम लोग बात करते हैं ए इंटरसेक्शन बी की। ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालते हैं बच्चों? ए इंटरसेक्शन बी में हमें कॉमन लेना होता है। इंटरसेक्शन का मतलब आपको पहले से पता होगा सेट चैप्टर के थ्रू। तो कॉमन लेना, तो दोनों देखो, दो मैंने सॉल्यूशन आपको प्लॉट करके दिए, दो इंटरवल प्लॉट करके दिए, दोनों में कॉमन पार्ट क्या है? तो क्लियर या कोई भी बता सकता है 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक कॉमन पार्ट है, तो ये आपका क्या हो गया? इंटरसेक्शन होगा। क्लियर है बात? अच्छा, यहाँ पे किसी बच्चे को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि सर आपने 2 और 5 पे ओपन इंटरवल क्यों लगा दिया? तो वो इसलिए लगाया है क्योंकि देखो जो 2 है ना, वो जो 2 है वो ऊपर वाले इंटरवल में तो है बट नीचे वाले में तो नहीं है ना। और जब आप कॉमन लेते हो तो कॉमन में तो दोनों में होना चाहिए। यूनियन में क्या होता है? यूनियन में तो किसी भी एक में हो जाए काम चल जाएगा, बट इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो 2 ऊपर नहीं है इसलिए यहाँ पे 2 पे ओपन आया है, 5 भी ऊपर नहीं है इसलिए 5 पे ओपन आया है। क्लियर है? ये एक आपका एग्जांपल हो गया, ठीक है। और एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल देख लो। तो आपको एक इंटरवल दिया है ए, इंटरवल दिया है बच्चों को -1 से 0, ये आपको ए इंटरवल दिया, ठीक है। और बी इंटरवल दिया है आपको, बी इंटरवल दिया है बच्चों आपको 0 से 4। अगेन वही क्वेश्चन है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बताना है। तो देखो दोनों को प्लॉट कर लो, दोनों को प्लॉट कर लो। नंबर क्या क्या दिख रहे हैं आपको? एक तो -1 है, एक 0 है और एक 4 है। तीन ही नंबर है, तीनों को प्लॉट कर लिया, ठीक है। पहला सॉल्यूशन क्या है बच्चों? पहला सॉल्यूशन है -1 से 0, -1 पे ओपन है और 0 पे क्लोज्ड है, ये आ गया, सही है। दूसरा इंटरवल क्या है? 0 से 4, 0 पे ओपन है, 0 से ओपन है और 4 पे क्लोज्ड है, 4 पे क्लोज्ड है, सही है। अब हमें लिखना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी बच्चों क्या होता है? ए यूनियन बी होता है दोनों का दोनों को ऐड करके लिख दो, है ना। मतलब जो ए इंटरवल में नंबर आ रहे हैं वो भी इंक्लूड होने चाहिए, जो बी में आ रहे हैं वो भी इंक्लूड होने चाहिए। तो यार हमने देखा कि -1 से 0 तक, -1 से 0 तक ऊपर वाले ने कंप्लीट कर लिया, और 0 के आगे आगे 0 से लेके 4 तक नीचे वाले ने कंप्लीट किया। तो टोटल कितना इंटरवल आपने, कितनी लेंथ आपने कंप्लीट की? -1 से 4 तक। तो यूनियन क्या हो जाएगा? -1 से 4। क्या बात समझ में आ रही है? -1 पे यहाँ ओपन है इसलिए यहाँ भी ओपन आया, 4 पे यहाँ क्लोज्ड है इसलिए क्लोज आया, 0 पे ऊपर क्लोज्ड है नीचे ओपन है। यूनियन में क्या होता है? कोई भी एक नंबर किसी भी एक सेट में मिल जाना चाहिए। क्योंकि मुझे 0 ऊपर मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यहाँ पे भी ओपन होता तब फिर मैं 0 को इस इंटरवल में से माइनस कर देता, रिमूव कर देता। क्लियर है? अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो उसमें तो कॉमन लेना होता है। अब कॉमन देखो यार, तो तुम्हें कॉमन यहाँ कुछ नहीं दिख रहा होगा। हो सकता है काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर 0 कॉमन है, तो फिर मैं उन बच्चों को बोलूँगा कि देखो 0 ऊपर तो है बट 0 नीचे नहीं है क्योंकि ओपन लगा है। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में होना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या है? यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए। तो एक 0 ही ऐसा एलिमेंट है जो शायद कॉमन हो सकता था, क्योंकि ये इंटरवल तो 0 से पहले पहले, ये इंटरवल 0 के आगे आगे, तो 0 ही कॉमन हो सकता था, बट वो भी नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि 0 नीचे नहीं है। तो इंटरसेक्शन कुछ नहीं है, कॉमन कुछ नहीं है, तो आंसर आ गया 5। क्लियर है बच्चों? आई होप ये यूनियन और इंटरसेक्शन लेना आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरवल्स का यूनियन और इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं।
ठीक है। उनको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट करोगे, यूनियन के लिए दोनों को 2 3 जितने भी इंटरवल है सबको कंबाइन करके लिख दोगे। इंटरसेक्शन में सबका कॉमन पार्ट लेना होता है, तो वो आप कॉमन पार्ट देख लोगे, अगर आ रहा होगा तो लिख दोगे, नहीं आ रहा होगा तो 5 लिख देंगे आंसर। सही है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक आपको सेट दे रखा है, सॉरी इंटरवल दे रखा है, 1 से लेके 1 से लेके आपका दे रखा है 8 तक, 1 से लेके 8 दे रखा है, और यूनियन दे रखा है 10 से लेके आपका 20 तक। सही है, ये तो ए दिया है। और बी आपका क्या दिया है बच्चों, बी जो इंटरवल दिया है वो आपका दिया है 5 से लेके वो आपका दिया है 13 तक, ये ठीक है। ठीक है, ये 2 इंटरवल दिए आपसे, अगेन वही सेम चीज पूछी है, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, तो वो तो हम तुरंत बता देंगे। सबसे पहले इनको प्लॉट कर लो, तो नंबर देखो क्या क्या है, 1 है, 8 है, 10, 20, 5, 30। सबसे छोटा नंबर क्या है बच्चों, 1 आ गया। उससे बड़ा क्या है 5 आ गया। उससे बड़ा क्या है 8 आ गया। उससे बड़ा क्या है 10, उससे बड़ा क्या है 13, और उससे बड़ा क्या है 20। सारे नंबर प्लॉट कर लिए। अब हम ए को प्लॉट करते हैं, तो ए है 1 से लेके 8 तक, ओपन इंटरवल है 1 से लेके 8 तक। सही है, यहाँ तक आ गया। और यूनियन 10 से 20, 10 से 20 में 10 पे क्लोज्ड है और 20 पे क्या है बच्चों, ओपन है। ठीक है, ये ब्रांच में दे रखा है, 2 ब्रांचेस में दे रखा है, तो दोनों को हमने प्लॉट कर दिया। तो ये दोनों को मिला के हमारा ए इंटरवल है। बी इंटरवल है 5 से 13, 5 पे क्लोज्ड है और 13 पे भी क्या है बच्चों, क्लोज्ड है। ये आपका बी इंटरवल हो गया। अब मुझे लिखना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी लिखना है बच्चों। यूनियन में तो हम पूरा इंक्लूड कर लेते हैं दोनों को, इस सबसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट देख लो, सबसे राइट मोस्ट पॉइंट देख लो, तो वहां से लेके वहां तक पूरा लिख दो। अगर बीच में कोई वैल्यू छूट रही है तो उसको माइनस कर देंगे। तो तुम ऐसे देखो यार, 0 से लेके 8 तक तो इसने 0 से लेके 8 तक इसने कवर किया, 0 से लेके 8 तक बच्चों इसने कवर किया। ये देखो 0 से लेके 8 तक इसने कवर किया। सही है। और 8 के आगे आगे ये देखो नीचे ने कवर किया। इसने तो खैर 5 से कवर किया है, 5 से लेके 13 तक, मतलब इसने कितना किया है 5 से लेके 13 तक, इसने 5 से लेके 13 तक कवर किया है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो 0 से 8 ऊपर हो चुका था, 8 के आगे आगे नीचे वाले ने कर दिया, और फिर इसने कहाँ तक किया, नीचे वाले ने 13 तक, और 13 के आगे आगे फिर ऊपर वाले ने कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखो दोनों इंटरवल को, तो एक्चुअल में दोनों ने मिलके 1 से लेके 20 तक का जो सफर था वो तय कर लिया। क्या बात समझ में आ रही है। अगर दोनों को मिला के देखो तो दोनों ने मिलके 1 से लेके 20 तक का सफर साथ में कवर कर लिया। तो हमारा आंसर हो गया 1 से लेके 20, 1 पे भी ओपन है और 20 पे भी ओपन है, तो 1 से लेके 20 मेरा आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, आई थिंक क्लियर होगी मेरी बात। ठीक है। और बीच में यहाँ देखो 0 नहीं था, ऊपर सॉरी बीच में यहाँ देखो 8 नहीं था, तो ऊपर नहीं था, नीचे तो था ना, नीचे तो कहीं पे भी देखो 8 पे ओपन इंटरवल नहीं है। और ऊपर 8 से लेके 10 तक का इंटरवल छूट गया था, बट नीचे तो है ना, तो इसलिए वो पूरा कवर हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉमन पार्ट, तो कॉमन पार्ट देखो कहाँ से कहाँ है बच्चा, कॉमन पार्ट है ये यहाँ से लेके आता है, ये देखो ये 5 से लेके 8 तक कॉमन है, उसके बाद 10 से लेके 13 तक कॉमन है। बात समझ में आ रही है। तो 5 नीचे भी है ऊपर भी है, तो 5 पे क्लोज्ड आ जाएगा, और जो 8 है वो ऊपर नहीं है बट नीचे है, तो 8 पे ओपन आ जाएगा। यूनियन, जब 2 इंटरवल को ऐड करके लिखते हैं तो यूनियन का यूज करते हैं। फिर 10 से लेके 13, फिर 10 से लेके 13, ये आपका इंटरसेक्शन है। क्या बात समझ में आ रही है। जब 2 इंटरवल को ऐड करना होता है तो यूनियन का यूज करते हैं। क्लियर होगा बच्चों कि कैसे हम लोग 2 इंटरवल का यूनियन और इंटरसेक्शन निकालते हैं, बिकॉज ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में यूज होगा, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। आई होप ये बातें आपको क्लियर होगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए, आई होप सबको पता भी होगा, बट फिर भी जस्ट फॉर कंप्लीशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है।
पॉलिनोमियल क्या होती है बच्चों? एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल हैविंग ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो वन वेरिएबल में, कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हो इन अ सिंगल वेरिएबल, और उस एक्सप्रेशन में वेरिएबल की जो सारी पावर्स है वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है? या फिर आप बोल सकते हो पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। उसमें यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स के साथ साथ आप ज़ीरो भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आप ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स जो है उसकी जगह आप होल नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, ज़ीरो भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, होल नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की सिंपल सी डेफिनेशन क्या बेटा? एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, एक वेरिएबल में अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा है जिसकी जो सारी पावर्स है वो क्या है? होल नंबर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों? पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल हैविंग ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। क्या बात समझ में आ रही है? बस जो वेरिएबल की पावर है वो निगेटिव नहीं होनी चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए, द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ये भी बात बिल्कुल सही है। जब कोई आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा, जब कोई आपको पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ, तो उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या बात समझ में आ रही है? और यहाँ देखो एक और बात लिखी है, प्रोवाइडेड ऑल पावर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स एंड देयर इज नो इरेशनल टर्म्स। इरेशनल टर्म्स मतलब पावर फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, पावर 1/2, 2/3, 1/3 ये सब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो पावर आ जाएंगी फिर वो इरेशनल टर्म बन जाएंगे, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं बचेगी। क्योंकि हमने पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन किया है? पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल हैविंग ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। ठीक है, किसी एक सिंगल वेरिएबल में अगर हम कोई एक्सप्रेशन लिख दें जिसमें हर टर्म में जो वेरिएबल की पावर होनी चाहिए वो होल नंबर होनी चाहिए, तो हम उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, और जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा वेरिएबल का उसको डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, डन। चलिए, ओके, तो कुछ एग्जांपल देख लो पॉलिनोमियल के। अभी तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन आपको बताई है। जैसे ये लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये देखो एक एक्सप्रेशन लिखा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन अ सिंगल वेरिएबल एक्स। तो ये सिंगल वेरिएबल एक्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, और यहाँ पे जो x की पावर्स है वो क्या है? होल नंबर। या तो क्या x की पावर 2 है, या x की पावर 1 है, सही है, और यहाँ कांस्टेंट है, कांस्टेंट में x की पावर क्या होती है? 0, सही है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, ये एक पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री कितनी है? ये एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, क्योंकि इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है बच्चों? 2 है। क्या बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और देखो, मान लो मैंने ऐसे लिखा ax³ प्लस bx², ठीक है, और प्लस cx प्लस d। ये देखो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है। इस एक्सप्रेशन में पहली बात तो एक सिंगल वेरिएबल में लिखा है x में, और इस एक्सप्रेशन में देखो हर जगह जो वेरिएबल है उसकी पावर जो है वो होल नंबर है। यहाँ देखो पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ है ही नहीं, तो मतलब 0 है। तो ये पॉलिनोमियल हो गई, ये भी पॉलिनोमियल है बच्चों, पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री। इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है बेटा? इस एक्सप्रेशन में हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है पावर का, मतलब वेरिएबल का? वो है 3। तो ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया, क्या लें, इस तरीके से ले लिया x² माइनस एक्स पे पावर 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, सॉरी ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन लिखी है इन वन वेरिएबल। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो आपका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की पावर है, जो वेरिएबल का एक्सपोनेंट है वो होल नंबर नहीं है। यहाँ तो है, यहाँ वेरिएबल की पावर 2 है, होल नंबर है, चलेगा, बट यहाँ पे देखो पावर जो है वो
फ्रैक्शन में आ गया, और जैसे वेरिएबल की पावर फ्रैक्शन में आई तो ये तो इरेशनल टर्म हो गया, तो दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है, फिर मैंने पूछा बच्चों से, मैंने कहा अच्छा ये बताओ इसकी डिग्री कितनी होगी, तो फिर आप ये नहीं बोलोगे कि हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2 होगी। भाई डिग्री की बात तो तब होगी जब ये पॉलिनोमियल हो, तो ये पॉलिनोमियल इक्वेशन ही नहीं है तो फिर डिग्री की तो बात ही नहीं आती है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा आपसे, क्या हम इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हैं? ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है, क्या हम इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को, पॉलिनोमियल सॉरी एल्जेब्रिक इक्वेशन को क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो हमने कहा ठीक है सोचते हैं। तो हमने कहा यार देखो, कन्वर्ट अगर इसको पॉलिनोमियल में करना है तो जो इसकी प्रॉब्लम है, जो इसकी दिक्कत है उसको दूर करना पड़ेगा। ये किस वजह से पॉलिनोमियल नहीं है? x की पावर 1/2 की वजह से। तो अगर मैं कुछ भी करके इसकी पावर 1/2 हटा दूं तो ये पॉलिनोमियल बन जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो हमने कहा ठीक है ट्राई करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको तो यहीं रखा, x की पावर माइनस एक्स की पावर 1/2 को राइट में ले गए तो ये टर्म पॉजिटिव हो गया। अब मुझे इसकी पावर 1/2 हटानी है, यानी कि रूट एक्स लिखा है, और ये सबको पता होगा, सारे बच्चों को पता होगा कि अगर रूट एक्स का रूट हटाना होता है तो क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। क्या बात समझ में आ रही है? मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो इसको ओपन कर लो, तो आएगा एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ पावर पावर मल्टीप्लाई होगी, 2 2 कैंसिल, तो बचेगा x। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो, अगर आप इस इक्वेशन को देखो तो यहाँ पे अब जो वेरिएबल की पावर है वो सारी होल नंबर आ चुकी है। तो नाउ दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या बात समझ में आ रही है? नाउ दिस इज अ पॉलिनोमियल इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? और अब मैं बोलूँ कि बताओ बच्चा इसकी डिग्री कितनी होगी, इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी? तो आप देखो हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है यहाँ पे x का 4, तो डिग्री कितनी हो गई 4। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जब कोई एक्सप्रेशन या इक्वेशन दी जाए, एल्जेब्रिक इक्वेशन या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो हो सकता है स्टार्टिंग में वो आपको पॉलिनोमियल ना दिखे, वो पॉलिनोमियल ना हो, बट हो सकता है कि हम उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसा कि इस एग्जाम्पल में हुआ है। क्या ये बात समझ में आ रही है? स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल नहीं थी, बट मैंने क्या किया, जिस वजह से उसको प्रॉब्लम थी वो वजह ही मैंने दूर कर दी, तो वो क्या बन गई आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गई, और डिग्री कितनी हो गई 4 हो गई। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट ऑफ इन्वर्जन, या कई बुक्स में लिखा रहता है क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट ये भी लिखा रहता है, तो दोनों ही आप बोल सकते हो, क्रिटिकल पॉइंट भी बोल सकते हो और पॉइंट ऑफ इन्वर्जन भी बोल सकते हो। तो इसको समझो जरा, इसको समझो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आप ऐसे सोचो, मैंने x माइनस 2 एक लीनियर एक्सप्रेशन लिया, x माइनस 2, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि बताओ कि ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है x माइनस 2, ये ज़ीरो कब होगा? तो ये सारे बच्चों ने बता दिया कि ये जो है वो ज़ीरो कब होगा, ये ज़ीरो होगा x इज इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू ज़ीरो कब होगी, x इज इक्वल टू 2, सब बता देंगे। फिर मैंने बोला अच्छा ये बताओ कि ये पॉजिटिव कब होगा, तो ये भी एक बच्चे ने बता दिया कि सर अगर आप x की वैल्यू, मतलब ये पॉजिटिव कब होगा, ये पॉजिटिव कब होगा, जब आप x की वैल्यू 2 से बड़ी लेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। फिर मैंने कहा अच्छा ये बताओ ये नेगेटिव कब होगा, तो फिर ये भी बच्चों ने बता दिया कि ये नेगेटिव कब होगा सर, जब आप x की वैल्यू 2 से छोटी लेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? मैंने एक लीनियर एक्सप्रेशन लिया x माइनस 2, मैंने आपसे पूछा कि बताओ ये पॉजिटिव कब होगा, सॉरी ज़ीरो कब होगा, तो आपने बोला कि सर ये x इज इक्वल टू 2 रखने पे इसकी वैल्यू ज़ीरो होगी। फिर मैंने बोला ये पॉजिटिव कब होगा, तो आपने कहा 2 से बड़ी वैल्यू ले लो तो पॉजिटिव हो जाएगा। मैंने कहा ये नेगेटिव कब होगा, तो आपने कहा 2 से छोटी वैल्यू ले लो तो नेगेटिव हो जाएगा। क्या बात सुन रहे हैं? तो आपको ये बात पता चल गई कि ये जो लीनियर एक्सप्रेशन है, ये जो फैक्टर है x माइनस 2, ये 2 रखने पे ज़ीरो होगा, 2 से बड़ी वैल्यू रखने पे पॉजिटिव होगा, 2 से छोटी वैल्यू रखने पे नेगेटिव होगा। यानी कि x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 वो पॉइंट है इस फैक्टर के लिए
जहां पे ये लीनियर एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज कर रहा है। x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट वेयर x माइनस 2 चेंजेस इट्स साइन। x इज इक्वल टू 2 के दाएं बाएं ये अपना साइन चेंज कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जिस पॉइंट पे कोई भी लीनियर फैक्टर या एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज करता है या अपना बिहेवियर चेंज करता है, उसी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्वर्जन। क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जिस पॉइंट पे आपका लीनियर एक्सप्रेशन या आपका कोई भी फैक्टर अपना बिहेवियर चेंज करता है, अपना साइन चेंज करता है, उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? पॉइंट ऑफ इन्वर्जन या क्रिटिकल पॉइंट। आई होप आपको क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्वर्जन की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैंने लिया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, मैंने ये लिया, ठीक है, पावर 2 कर दी। फिर से मैंने बच्चों से पूछा बताओ ये 0 कब होगा? तो बच्चों ने कहा कि सर आप इसमें x की जगह 2 रख दो, ये 0 हो जाएगा। फिर मैंने बच्चों से पूछा बेटा ये पॉजिटिव कब होगा? तो फिर से बच्चों ने कहा कि अगर सर x की वैल्यू 2 से बड़ी लोगे तो ये पॉजिटिव आएगा। एक मिनट, मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लिखना था, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखना था? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव कब होगा? जब x की वैल्यू 2 से बड़ी लोगे। फिर मैंने बोला कि बताओ बच्चों ये नेगेटिव कब होगा? तो फिर बच्चों ने कहा कि x की वैल्यू 2 से छोटी रख दो तो नेगेटिव हो जाएगा। तो वहीं पे मैंने बच्चों के कान पकड़ लिए, मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे 2 से छोटी वैल्यू भी रखोगे, 2 से छोटी वैल्यू रखो, 1 रख के देख लो, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, और माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आई कि अगर आप x की वैल्यू क्या रखोगे, अगर आप x की वैल्यू क्या रखोगे बच्चों? 2 से छोटी। अगर आप x की वैल्यू क्या रखोगे? 2 से छोटी, तब भी वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। अगर x की वैल्यू 2 से छोटी रखोगे तब भी पॉजिटिव आएगी। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में और नीचे वाले एग्जाम्पल में एक बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी कि ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला था कि x इज इक्वल टू 2 के आगे जाने पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, पीछे जाने पे नेगेटिव मिलेगी, 2 पे 0 मिलेगी। नीचे वाले एग्जाम्पल में x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू 0 मिलेगी, 2 के आगे जाओगे तो पॉजिटिव मिलेगी, 2 के पीछे जाओगे तो नेगेटिव मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। यानी कि नीचे वाले एग्जाम्पल में इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप 2 से बड़ी वैल्यू रख रहे हो या 2 से छोटी वैल्यू रख रहे हो, वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है। तो बिकॉज यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर लिखा है, इसका एक्सप्रेशन कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। हाँ, इसका साइन कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। x माइनस 2 का जो होल स्क्वायर लिखा है, इस एक्सप्रेशन का साइन कभी चेंज नहीं होगा, ये हमेशा रहेगा नॉन नेगेटिव, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, ये कभी नेगेटिव होगा ही नहीं। तो बिकॉज ये कभी अपना साइन चेंज नहीं करेगा, तो यहाँ से मुझे कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलेगा, यहाँ से मुझे कोई पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं मिलेगा। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर मैं लीनियर फैक्टर, कोई भी लीनियर फैक्टर ले लूं, मान लो x माइनस 2 ही ले लेता हूँ, अगर मैं इसकी वैल्यू 4 ले लूं, मतलब इसकी पावर 4 ले लूं, या फिर मैं इसकी पावर 6 ले लूं, या फिर मैं इसकी पावर 8 ले लूं, ठीक है, सॉरी 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 या फिर मैं इसकी पावर क्या ले लूं बच्चों? 8 ले लूं, तो हो जाएगा x माइनस 2 की पावर 8। या मैं इसकी पावर कोई भी क्या ले लूं बच्चों? इवन पावर ले लूं, तो इनका कभी भी साइन चेंज नहीं होगा। तो इनका कभी साइन चेंज नहीं होगा, तो ये मेरे किसी काम के नहीं है, ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन या क्रिटिकल पॉइंट की कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि ये कभी अपना बिहेवियर चेंज नहीं करे, कभी साइन ही चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने इनकी पावर क्या ले ली बच्चों? इनकी पावर ऑड ले ली, 3 ले ली, ठीक है, इनकी पावर मैंने 5 ले ली, ठीक है, इनकी पावर मैंने 7 ले ली। क्या बात समझ में आ रही है? इनकी पावर मैंने कोई भी ऑड नंबर ले ली, 2n प्लस 1। अगर मैंने इस लीनियर फैक्टर की, यहाँ पे 2 होगा, मैं हटा ही देता हूँ, घुच नहीं करना है हमको, नीट एंड क्लीन रखना है। अगर मैंने इस लीनियर फैक्टर की पावर कोई भी ऑड ले ली, अब आप रख के देख लेना, 2 रखोगे तो 0 हो जाएगा, 2 से बड़ी वैल्यू रखोगे तो पॉजिटिव आएगा, 2 से छोटी वैल्यू रखोगे तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि पावर ऑड है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो हम पॉइंट ऑफ इन्वर्जन या क्रिटिकल पॉइंट किसे बोलेंगे? जब किसी लीनियर फैक्टर या किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू या उसका साइन किसी x की वैल्यू पे चेंज हो रहा हो। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया था
x माइनस टू एक लीनियर एक्सप्रेशन लिया, मैंने बोला 2 रखने पे जीरो होगा, 2 से बड़ी वैल्यू रखने पे पॉजिटिव होगा, 2 से छोटी वैल्यू रखने पे नेगेटिव होगा। तो x इज इक्वल टू 2 वो पॉइंट है जहाँ पे ये लीनियर एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज कर रहा है, और जहाँ पे एक्सप्रेशन या कोई भी फैक्टर अपना साइन चेंज करता है, उसी पॉइंट को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बोलते हैं। तो जब मैंने पावर इवन ली तो वो तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कभी चेंज ही नहीं करेगा, तो वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, वहां से मैं कोई क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं मिलेगा। तो वो इवन पावर वाले जो फैक्टर होंगे वो मेरे किसी काम के नहीं है, उनको मैं वहां से कोई क्रिटिकल पॉइंट वगैरह में कंसीडर नहीं करूंगा। और मैं आपको ये एकदम बेस्ट मेथड बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी मैं बातें बताऊंगा अगर आप उनको ध्यान से समझते हैं, मैं बता रहा हूँ इनइक्वलिटी का कभी कोई क्वेश्चन आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं, जनरलाइज कर लेते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, एक फैक्टर माना, मैंने माना एक फैक्टर, लेट अ फैक्टर, या ऐसा करते हैं, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको करते हैं, यहाँ पे फिर ज़्यादा चर्चा में हो जाएगी। आ गया ये रहा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो एक फैक्टर मान लिया बच्चों, इसको जनरलाइज कर रहा हूँ, लेट अ फैक्टर x माइनस अल्फा, ठीक है, जनरलाइज वे में लिख रहे हैं। मैंने एक फैक्टर माना है कि मान लो ये रियल नंबर लाइन है, ठीक है। अगेन मेरी लाइन तो अच्छी बन ही नहीं सकती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसको, चलो ठीक ठाक बन गई। ये रियल नंबर लाइन है, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, ये मेरा क्या है, ये मेरा है x इज इक्वल टू अल्फा, ये x इज इक्वल टू अल्फा, ये x इज इक्वल टू अल्फा पॉइंट है, सही है। तो अब मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने इस फैक्टर में x की वैल्यू अल्फा से बड़ी रखी, ठीक है, x की वैल्यू क्या रखी बेटा, अल्फा से बड़ी, तो अल्फा से बड़ी मतलब इधर राइट हैंड साइड की बात चलेगी। अगर x जो है वो अल्फा से बड़ा हुआ, तो जो x माइनस अल्फा होगा, जो x माइनस अल्फा होगा, वो आपका बेटा कैसा फैक्टर हो जाएगा, वो आपका पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। यानी कि इसके आगे आगे, इसके आगे आगे x इज इक्वल टू अल्फा के आगे आगे, x इज इक्वल टू अल्फा के आगे आगे आपका ये फैक्टर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर मैं लेफ्ट की बात करूं, अगर मैं x की वैल्यू अल्फा से छोटी रखता हूं, अगर मैं x की वैल्यू अल्फा से छोटी रखता हूं, तो इससे पहले पहले जो आपका x माइनस अल्फा फैक्टर होगा वो कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। अल्फा के आगे आगे, अल्फा के आगे जाओगे तो x माइनस अल्फा पॉजिटिव वैल्यू देगा, अल्फा के पीछे जाओगे तो x माइनस अल्फा नेगेटिव वैल्यू देगा। यानी कि x इज इक्वल टू अल्फा वो पॉइंट है जहां पे आपका ये जो एक्सप्रेशन है, जो फैक्टर है x माइनस अल्फा, वो अपना साइन चेंज कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फैक्टर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फैक्टर x माइनस अल्फा changes its sign, changes its sign, factor x minus alpha changes its sign about point alpha, about point alpha। क्या ये बात समझ में आ रही है। x माइनस अल्फा जो फैक्टर है वो अल्फा पॉइंट के अबाउट अपना साइन चेंज कर रहा है, अल्फा के आगे जा रहा है तो पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, अल्फा से पीछे जा रहा है तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सो अल्फा इज कॉल्ड, सो अल्फा इज कॉल्ड, so alpha is called point of inversion, point of inversion भी बोल सकते हो, critical point भी बोल सकते हो, point of inversion, point of inversion बोलो या critical point भी बोल सकते हो, point of inversion of x minus alpha factor। क्या बात समझ में आ रही है। सिंपल दिमाग में रखना है, कोई भी लीनियर फैक्टर होगा उसकी पावर अगर ऑड होगी तो वो आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन होगा, और अगर उसकी पावर इवन होगी तो वो क्रिटिकल पॉइंट या पॉइंट ऑफ इन्वर्जन नहीं कंसीडर किया जाएगा। क्या बात क्लियर है। चलो कुछ एग्जाम्पल मैं आपको नोट करवाता हूँ, मतलब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू सीखने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो मैंने पहला एग्जाम्पल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। मैंने एक फंक्शन लिया, मैंने एक फंक्शन लिया या आप बोल सकते हैं एक्सप्रेशन लिया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर मैंने आपसे बोला कि अच्छा इसके क्रिटिकल पॉइंट बताओ या पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बताओ।
तो हमने कहा यार इसके फैक्टर कर लो, तो एफ एक्स के आप फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप लिखा है, एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू, सही है। अब तुम देखो यार ये जो पहला लीनियर फैक्टर है x माइनस टू, ये x इज इक्वल टू टू पे जीरो होगा, ठीक है, और ये दूसरा लीनियर फैक्टर ये x इज इक्वल टू माइनस टू पे जीरो होगा, ठीक है। तो कोई भी लीनियर फैक्टर जिस पॉइंट पे जीरो होता है वही उसका क्रिटिकल पॉइंट होता है, आप ऐसे बोल सकते हो। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया है उसके जो रूट्स होंगे एक्चुअल में वही क्या हो जाएंगे, उसके पॉइंट ऑफ इन्वर्जन या क्रिटिकल पॉइंट हो जाएंगे। बस वो जो रूट्स है वो इवन टाइम्स रिपीट नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे यहाँ x माइनस टू है, ये इस एक्सप्रेशन का एक रूट है x इज इक्वल टू टू, तो इसकी यहाँ पावर कितनी है, 1 है, तो ये ऑड टाइम्स रिपीट हो रहा है, यानी कि जो पावर है फैक्टर की वो ऑड होनी चाहिए तो हम उसको क्रिटिकल पॉइंट मानेंगे, और अगर पावर इवन होगी तो क्रिटिकल पॉइंट नहीं मानेंगे। तो अगर आपको कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया जाता है और आपसे बोला जाता है कि या इसके पॉइंट ऑफ इन्वर्जन या क्रिटिकल पॉइंट बताओ, तो आप क्या करोगे, उसके रूट्स निकालोगे, जो उसके रूट्स होंगे वही एक्चुअल में उसके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, बस वो इवन टाइम्स रिपीट नहीं होने चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि इस एग्जांपल में पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या हो गया या क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गए, तो यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से माइनस टू आ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, तो मेरा एग्जांपल है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स माइनस टू और x प्लस थ्री, ये है, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन लिखा है, हम इसके पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बताएंगे। मैंने क्या बोला था बेटा, आप बस वो फैक्टर देख लो जहाँ पे फैक्टर जीरो होगा, मतलब x की वो वैल्यू जहाँ पे गिवन फैक्टर जीरो होगा और उस फैक्टर की पावर ऑड होनी चाहिए। तो पहला फैक्टर देखो x प्लस वन, इसकी पावर ऑड है, तो यहाँ से पॉइंट ऑफ इन्वर्जन इसको जीरो के इक्वल करोगे, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आएगा माइनस वन। दूसरे वाले x माइनस वन को जीरो के इक्वल करोगे, यहाँ से वन आएगा। नीचे x माइनस टू को करोगे जीरो के इक्वल, तो वहाँ से टू आएगा। x प्लस थ्री को जीरो के इक्वल करोगे, माइनस थ्री आएगा। ये आपके 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। काफ़ी बच्चों को शायद ये कंफ्यूजन हो रही हो या मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये तो डिनोमिनेटर में टू रखेंगे अनडिफाइन हो जाएगा, टू माइनस टू। तो मैंने कब बोला रखना है, मैं तो ये बोल रहा हूँ भाई ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन का मतलब क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे आपका गिवन एक्सप्रेशन अपना साइन चेंज करे। तो देखो यहाँ पे अगर मैं 2 से बड़ी वैल्यू रखूंगा तो x माइनस टू पॉजिटिव वैल्यू देगा, 2 से छोटी वैल्यू रखूंगा तो x माइनस टू निगेटिव वैल्यू देगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो 2 पे ये साइन चेंज कर रहा है, इसलिए ये पॉइंट ऑफ इन्वर्जन है। इस बात की हमें टेंशन नहीं लेनी कि वो किस पे डिफाइन होगा अनडिफाइन होगा। अभी हम इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं कर रहे, अभी तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ इन्वर्जन निकाल रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहे हैं। क्रिटिकल पॉइंट को मैंने कैसे डिफाइन किया है, वो पॉइंट, वो x की वैल्यू जहाँ पे आपका एक्सप्रेशन साइन चेंज करे। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, और एक दो एग्जांपल देखो। मैंने एग्जांपल लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बच्चा ये क्वाड्रेटिक दिए, उन्होंने फैक्टर करके नहीं दिए, तो फैक्टर तुम्हें करने पड़ेंगे, तुम्हारा काम बढ़ा दिया। तो इसके फैक्टर करेंगे, आई थिंक आप फैक्टर कर लोगे, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ x माइनस वन और x माइनस टू, ये दो फैक्टर आएंगे। अब यहाँ से अगर मैं पॉइंट ऑफ इन्वर्जन पूछूँ, तो देखो यार इसको जीरो के इक्वल करोगे x माइनस वन को, तो यहाँ से वन आ जाएगा, इसको जीरो के इक्वल करोगे तो यहाँ से टू आ जाएगा, और दोनों की पावर जो है वो ऑड है, तो ये आपकी क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो ठीक है। चलिए एक और देख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिया x माइनस वन का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री की पावर थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव की पावर सिक्स, ऐसे दिया हुआ। मैंने कहा अब बताओ पॉइंट ऑफ इन्वर्जन क्या होंगे इस फंक्शन के लिए। तो यार हमें तो सीधा सीधा सा हिसाब किताब देखना है, जिस लीनियर फैक्टर की पावर ऑड होगी वो मेरा क्रिटिकल पॉइंट होगा। तो पहला वाला देखो, इसको जरा देखो, इसको ध्यान से देखो, किसको, इसको। यहाँ देखो x माइनस वन की पावर क्या है, इवन है, ये क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। x माइनस टू की पावर ऑड है, वन है, ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। x माइनस थ्री की पावर थ्री है, ऑड है, क्रिटिकल पॉइंट होगा। x माइनस फोर की पावर वन है, क्रिटिकल पॉइंट होगा।
x माइनस 5 की पावर इवन है, क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस 2 को 0 के इक्वल करोगे 2 आ जाएगा, x माइनस 3 की पावर 3 इसको 0 के इक्वल करोगे 3 आ जाएगा, x माइनस 5 को 0 के इक्वल करोगे 5 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? आई होप क्लियर होगी बच्चों बात सबको, ठीक है। और एक दो एग्जांपल लेते हैं, और एक दो एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है बच्चों x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसके पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बताने हैं या क्रिटिकल पॉइंट बोल लो आप। तो अगेन हमने देखा यार कि ये तो परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, पावर इवन है, तो यहाँ से कोई भी पॉइंट ऑफ इन्वर्जन आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। नो क्रिटिकल, नो क्रिटिकल पॉइंट। क्या ये बात समझ में आ रही है? लीनियर फैक्टर x माइनस 1 था, यहाँ से ये 1 पे 0 होगा, बट इसकी पावर इवन है, यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला। और देखो एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है मैंने x प्लस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 की पावर 3 x प्लस 2 की पावर 4, x माइनस 5 प्लस 5 ले लेते हैं की पावर 5, और x माइनस 6 की पावर 6। ये आपको देखो एक बहुत बड़ा जो है वो मैंने फंक्शन दे दिया है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दे दिया है, आपसे बोला गया इसके पॉइंट ऑफ इन्वर्जन बताओ। तो यार हमारा तो लाइन ऑफ थिंकिंग क्लियर है एकदम, जिस लीनियर फैक्टर की पावर ऑड होगी वो क्रिटिकल पॉइंट होगा, जिस लीनियर फैक्टर की पावर इवन होगी वो क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। तो देखो पहला वाला इसकी पावर ऑड है तो इसको 0 के इक्वल करोगे क्या आएगा -1, दूसरे वाले की पावर इवन है इसको निगलेक्ट कर दो, तीसरे वाले की पावर ऑड है इसको 0 के इक्वल करोगे 2 आ जाएगा, चौथे वाले की पावर इवन है निगलेक्ट कर दो, पांचवें वाले की पावर ऑड है इसको 0 के इक्वल करोगे तो -5 आ जाएगा, और लास्ट वाले की पावर इवन है उसको निगलेक्ट कर दो। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर है। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर होंगी कि भाई क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं और उसका मतलब क्या होता है। बहुत डिटेल में मैंने बच्चों बताया है, और ये वीडियो इससे पहले वाला जो वीडियो था फर्स्ट वीडियो और ये सेकंड वीडियो, ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये बेसिक्स मैंने आपको सिखा दिए हैं इसमें, इनइक्वलिटी के जितने भी बेसिक्स होते हैं। अब जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मतलब क्वेश्चन अगर मैं डायरेक्ट करवाता फिर मैं ये चीज़ें आपको वहाँ पे बताते कि अच्छा ये हो गया ये, तो फिर वहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होती। मैंने जो जो बातें यूज़ होने वाली हैं आगे इनइक्वलिटी को सॉल्व करने में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गई बातें, ठीक है। तो ओके, डेट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। और आई होप ये लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर होगा, और अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे बता देना, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन एंड अगेन, ठीक है। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाते रहेंगे, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है, मैंने क्या बोला था कि किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के जो रूट्स होंगे वही क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, वही पॉइंट ऑफ इन्वर्जन होते हैं, बस वो इवन टाइम रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या बात सुन रहे हैं? अगर ऑड टाइम रिपीट होगा तो चलेगा, इवन टाइम रिपीट होगा तो प्रॉब्लम है, ठीक है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।